बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुल्क की अगर मैं सूरत हाल की बात करूं तो जितना कम बोलूं उतना अच्छा है, क्योंकि आवाम अच्छे तरीके से जानते हैं कि महंगाई अपनी अरूज पर है। लेकिन इतनी ज़्यादा तबाहकुन महंगाई होने के बावजूद एक शख्स है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ा है। वो शख्स है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि ना सिर्फ फ्रंट फुट पर है बल्कि उनके कॉन्फिडेंस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं तो तमाम तर गवर्नेंस की कोताहियों के बावजूद ऑपोजिशन बैक फुट पर है और वीक फुट पर है। इस हद तक कि मेरा ऑपोजिशन लीडर, पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं, वो ये कहते हैं ट्विटर के ज़रिए ही कि भाई मैं तो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया हूँ। और शायद इस वजह से ऑपोजिशन लीडर इतने ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं कि वो सिर्फ अपनी बात करने का, बात आवाम तक पहुँचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्विटर का एक रास्ता इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज जी, इमरान खान सरकार की मजबूती की मैं अगर बात करूं तो उसकी ताज़ा मिसाल ये है, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान कितने मजबूत हैं कि वो एक और मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, बात सिर्फ मिनी बजट पेश करने की नहीं हो रही है। इमरान खान को ये उम्मीद है, बल्कि ये यकीन है कि ना सिर्फ वो मिनी बजट पेश करेंगे बल्कि उस मिनी बजट को पास भी कराएंगे। और वैसे जो सूरत हाल इस टाइम पर पाकिस्तान में चल रही है, इमरान खान जैसा वजीर आजम या इमरान खान जैसा सियासतदान अगर मिनी बजट प्रेजेंट करना हो और उसको अप्रूव ना करवा सकना हो तो ऐसे में अदम एतमाद हो जाती है और इमरान खान इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो बजट चाहे मिनी हो या फिर चाहे मेजर बजट हो, हुकूमत की उसके ऊपर ग्रिप बहुत मजबूत नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एक और हार ऑपोजिशन को होने वाली है। आज नेशनल असेंबली का सेशन बिल्कुल बुलाया गया था इसी मिनी बजट के हवाले से डिस्कशन करने के लिए, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसको मुलतवी करना पड़ा। अब वो सेशन 22 दिसंबर को होगा, तो इस हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे। ऑपोजिशन कहाँ खड़ी है, ऑपोजिशन अपने आप को कैसे रेट कर रही है, कहाँ रेट कर रही है, आवाम की कितनी नुमाइंदगी कर रही है और ऑपोजिशन का अपना फ्यूचर आने वाले वक्तों में क्या है। तो ऑब्वियसली जावेद लतीफ़ साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस पर ऑब्वियसली बैठे हुए हैं और बड़ी एक वोकल वॉइस हैं। उनके साथ हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबूल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ऑपोजिशन एकदम से PTI से हटते हटते PMLN पर क्यों आ गई है और सिंध चैप्टर में खास तौर पर ये जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो बहस चल निकली है आज के आज ही, उस हवाले से ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको आखिर सिंध में बल्दियाती निज़ाम से प्रॉब्लम क्या है। सो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द प्लेट एटलीस्ट फॉर टुडे एंड एटलीस्ट फॉर टुनाइट। तो आगाज़ में कर लेती हूँ जावेद लतीफ़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कहाँ से शुरू करूँ? मतलब आप लोगों ने हमें बताया जावेद भाई कि जी मिनी बजट आ रहा है, PMLN ने बताया और आप ही लोगों ने हमें बताया कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब को डर लग रहा है और शायद मेरे ऑपोजिशन लीडर इतने ज़्यादा डर गए हैं कि अब वो सिर्फ ट्विटर के जरिए ही हमें बताएंगे। जावेद भाई, मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मैंने शहबाज शरीफ साहब से पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल किया था कि एज एन ऑपोजिशन शहबाज साहब आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं। उस टाइम पर शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया के सामने अपने दिल पर हाथ रख के मुझे जवाब दिया था कि बीनश, ये मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। सो आज सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज एन ऑपोजिशन क्या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन ने अपना एक किरदार अदा किया कि कोई एक फैसला हुकूमत का वापस हो सके, कोई एक ऑर्डिनेंस वापस हो सके, बाकी सारी चीजें तो छोड़ें, महंगाई जहां पहुंच गई है किसी एक चीज की कीमत आप वापस करा सकें? सर शुक्रिया बिनश, जहाँ तक आपका ये कहना है कि मिनी बजट आ रहा है, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग तो जो उन्होंने 2020-21 का बजट पेश किया था, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये बार बार मिनी बजट लेकर आएंगे और फिर आपने देखा कि पिछले 6 माह से यही हो रहा है। और आज तो बाकायदा वो अनाउंस कर रहे हैं बिनश, हम नहीं कह रहे, उन्होंने IMF का जो प्रोग्राम वो लेकर आए, जो उनका एजेंडा लेकर आए, जो लोगों को समझ, शायद चंद उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी जो उनकी बातों में झूठ में आए हुए थे, आज वो भी समझ रहे हैं कि IMF जो इनको हदायत देता है, चाहे खून निचोड़ लें और चाहे इनकी जान ले लें पाकिस्तानी कौम की, मगर IMF के एजेंडे पर काम करना इनकी मजबूरी है। अब आप जो बात कर रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपोजिशन क्या कर रही है, तो सच्ची बात तो ये है बिनश के पिछले 3.5 सालों में हम आवाम को भी देखते रहे और कुछ लोग उनको भी देखते रहे
जो उनसे वादे वाइद करके आए थे, और लाने वाले भी देखते रहे और बज़िद रहे कि इनको मौका दिया जाना चाहिए। फिर आपने देखा कि अक्सरियत अक़लियत में किस तरह बदलती है और फिर किस तरह उनको लाने वाले ले आते हैं, और फिर डस्का का इलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि अपोजिशन ने क्या किया, मैं समझता हूँ कि जो हमें करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, ये बात दुरुस्त है। और ये एक हकीकत है कि अगर आवाम ने ही खुद निकल कर इनको घर भेजना है और ख़ुद से ही फैसले करने हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि कल अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो क्या लेकर जाएगी आवाम के पास, और किस मुंह से जाएगी आवाम के पास, और फिर उसका जो नुकसान होगा आवाम के खुद से निकल कर फैसला करने में, उसका नुकसान रियासत को भी होगा, रियासती इदारों को भी होगा। ठीक है जावेद भाई, जावेद भाई मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ, आपको पहले भी एक शोकाज नोटिस इंटरनली पार्टी में मिला, आप वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां पर मौजूद थी जब हमने मरियम नवाज साहिबा जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं आपकी पार्टी की, हमने उनसे आपके शोकाज के हवाले से बात की सर। लेकिन इसके बावजूद आप ये सच बोल रहे हैं, तो सर थोड़ा और सच बोलिए और फिर हमें ये बताइए कि फैसले कौन कर रहा है पार्टी में। अगर जावेद लतीफ को लग रहा है कि अपोजिशन अपने हक अदा नहीं किया, क्या नवाज शरीफ ताहयात कायद, क्या प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ को ये चीजें मालूम नहीं है कि वो जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं उससे ऑपोजिशन सही मानों में अपनी ऑपोजिशन नहीं कर पा रही, तो फैसले कौन कर रहा है सर? नहीं बिनेश, अगर मेरी बात को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश कर लें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपोजिशन से मुराद आप कह रही हैं कि पीडीएम, आप अपोजिशन से मुराद बात कर रही हैं जो हुकूमत में जमातें नहीं हैं। अगर आप पीएमएलएन की बात करते हैं, जमात की बात करते हैं, तो हमने खुद से एहतजाजी जलसे, जुलूस, रैलियाँ न सिर्फ शुरू कर रखी हैं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह उसमें शिद्दत आना चाहिए या लीडरशिप को जिस तरह उसको लीड करना चाहिए शायद उस तरह हम नहीं कर रहे। मगर नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये ज़रूर है कि हम आईनी कानूनी हदूद में रहते हुए ये ज़रूर करें कि इनसे अवाम की जान छूट जाए। मगर जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है, जो ऑफिस बेरर हैं, और ख़ास तौर पर जो आप बात कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो यकीनन उनकी भी ख्वाहिश यही है कि अवाम की जान छूट जाए इन नालायक नाअहल लोगों से। मगर हर एक की अपनी राय भी होती है, तरीक़ाकार भी होता है। हाँ, मेरे और आपके जज्बात या दीगर पाकिस्तानी कौम के जज्बात ये होंगे जो एक डेड बॉडी बनते जा रहे हैं, ज़िंदगी उनकी जो है वो मफलूज हो गई, ख़त्म होती जा रही है, सांसें गिनी जा रही हैं, तो वो तो यकीनन ये कहेंगे कि हमारे जिंदा होते इनसे जान छूटनी चाहिए जो हमें इस हालत तक लेकर आए हैं। आगे सवाल ये रह जाता है कि जावेद भाई सवाल एक और भी है, मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा। आपने आईनी कानूनी हदूद की बात की सर मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई जब भी आइंदा इलेक्शंस होंगे शहबाज शरीफ उनके नॉमिनेशंस होंगे ऑब्वियसली फॉर द प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ गई। राना सनाउल्लाह साहब भी कोई ऐसी ही बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप पहले सुन लीजिए, जरा सुनवाइए जी राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसका जवाब लेंगे जावेद लतीफ साहब से। मुसल्लत किया जिनका इनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने में किरदार है, अब उन्हें भी चाहिए वे को खुदा का खौफ करें, इस मुल्क इस कौम के ऊपर रहम करें और इस टोले को जो है वो जिस तरह से उन्होंने मुसल्लत करवाने में जो है वो इनकी मदद की है, तो अब वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। अवाम की मदद मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। और जब मैं कह रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ होंगे, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो नथी पार्ट एंड पार्सल है इस चीज का, क्योंकि राना साहब कह रहे हैं कि जो लोग लेकर के आए वो कुछ खुदा का खौफ करे, अपनी एक अपील डाल रहे हैं कि भाई क्या पार्टी के अंदर जावेद लतीफ साहब ये एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के जिसने भी जिस तरफ भी आप देख रहे हैं और जहां भी राना साहब अगर कहीं पे अपील कर रहे हैं तो उनके लिए कैंडिडेट शहबाज शरीफ होगा, क्या ये डिसाइड हो चुका है? देखें बिनेश, मैं आपको बड़ा क्लियर बतौर एक सियासी कारकुन के और जमात के एक मेंबर के
मैं ये आपको कहूँगा कि हमारी जमात का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, और जो राना सनाउल्लाह के हवाले से आपने बात सुनाई, जहाँ तक उनका ये कहना है कि इनको लाने वाले जो हैं वो हट जाएं, तो ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है। हाँ, मदद नहीं मांग रहे हम, इसलिए कि अगर किसी की कोई मदद करे तो वो गलत है, हमारी कोई मदद करे तो वो दुरुस्त है, ये हो नहीं सकता। हम बड़े क्लियर हैं कि हम तो ये कहते हैं कि 74 सालों से आप जब भी किसी की मदद करते हैं या किसी की मुखालफत करते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है, आपको ये इख्तियार, आपका ये हक नहीं है कि आप किसी की मुखालफत करें या किसी की मदद करें। हाँ, आप आइन कानून के मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, जो आपका हिस्सा बनता है, वो उस पर आप अपना रोल अदा करें। आप ये देखें कि 3.5 सालों में लाने वालों ने ना सिर्फ उनकी सरपरस्ती की है, बल्कि उंगली पकड़कर आज तक चला रहे हैं। ये बात पूरी पाकिस्तानी कौम को भी इल्म है, और 74 सालों से जो पाकिस्तानी कौम ये कह रही है कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें, हर बंदा जो है, हर अदारा जो है अपनी डोमेन में रहकर काम करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। 70 के इंतखाबात के हवाले से बिनश ये कहा जाता है कि बड़े वो मुनसिफाना इंतखाबात थे। साहब को मैंने आपको क्लियरली सुनाया, वो सदर हैं पंजाब के, वो कह रहे हैं कि जी मदद करें ताकि छुटकारा हासिल कर सके अवाम। सर आप कह रहे हैं डोमेन में रह करके काम करें, डोमेन में अगर रहेंगे तो फिर आपकी मदद नहीं हो पाएगी। सर ये मदद ही है जो राणा साहब मांग रहे हैं। बिनश कोई इस तरह बात करेगा तो वो अपनी की हुई बात का वो ज़िम्मेदार है। मैं तो आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के कायद जिनका नाम नवाज शरीफ है और उनकी जमात जो है, हम बड़े क्लियर हैं, और 6 सालों से जो मार खा रहे हैं इसलिए खा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ना कोई हमारी मदद करे, ना कोई हमारी मुखालफत करे। इस पाकिस्तानी कौम को इंडिपेंडेंट आज़ादाना तरीके से अपना लोगों का इंतखाब करने का मौका दिया जाए, जिस पर उनका फिर एतमाद भी रहेगा। आज अगर पाकिस्तानी कौम का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने उनको मुंतखब नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आज के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होगी, नबील गबूल साहब होंगे, और उनसे हम सिंध में बल्दियाती निज़ाम जो कसरत राय से मंजूर हुआ है उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सिंध में जो अपोजिशन है वो सरापा एहतजाज है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में PMLN से जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नबील साहब ज्वाइन करने के लिए। नए बल्दियाती निज़ाम का जो बिल है वो कसरत राय से सिंध असेंबली में पेश तो हुआ, मुबारक हो, लेकिन ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है। इस हद तक सरापा एहतजाज है क्योंकि मुराद अली शाह साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं कि जी जमहूरियत मेजॉरिटी से होती है, जिसके जवाब में फारूक सत्तार साहब को ये लगता है कि उनका लहजा यानी मुराद अली शाह साहब का जो लहजा है वो बिल्कुल उस लहजे से मिलता जुलता है जो कि चंद साल पहले जुल्फिकार मिर्जा साहब का था। एग्जैक्टली आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ने क्या बोला जरा पहले सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर मुझे कमेंट दीजिएगा। सुनवाइए जी मुराद अली शाह साहब। अक्सरियती जमात है और अक्सरियती जमात का ये हक होता है कि वो कानून साजी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो गवर्नमेंट का है वो लाए। जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था, जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है बैठ के, ये जहालत की निशानी है। जी नबील साहब, ये तो तकब्बुर वाला लहजा है। अगर आपके पास मेजॉरिटी है सिंध में, कराची की मैं बात नहीं कर रही, मेजॉरिटी है अगर सिंध में, तो सर क्या आप मालिक बन जाएंगे? आप अकलियत से पूछेंगे ही नहीं, और अगर अकलियत से पूछना इतना ही बेवुक्कत होता तो फिर हमारा आइन और कानून ऑपोजिशन लीडर से किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव की मुशावरत का क्यों कहता? नबील साहब देखिए, अव्वल बात समझने की है, और बिल्कुल मुराद अली शाह ने सही फरमाया कि ये अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा जाहिल, लेकिन ज़ाहिर है कि अनपढ़ आदमी जो है या जाहिलियत ही करता है या वो ना समझ होता है। समझने की बात यह है कि देखें, उन्होंने ये कहा अक़लियती, मतलब अक़लियत का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी,
और माइनॉरिटी कौन होता है? जो अपोजिशन में होता है। आपके पास मेजॉरिटी होती तो आपका वजीर आला बनता, आपका लीडर ऑफ द हाउस बनता, लेकिन चूंकि आप माइनॉरिटी में, अकलियत में हैं, तो आप अपोजिशन में बैठे हैं। अब हर चीज़ आप अगर चाहेंगे वो तो आप बिल पास नहीं करवा सकते। यहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर 8 वोटों की बरतरी में बैठा हुआ इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर है। वो अपने आप को मेजॉरिटी कहता है और अपोजिशन को माइनॉरिटी कहता है। ज़ाहिर है मेजॉरिटी उनके पास है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लोकल बॉडीज इलेक्शन का जो ये बिल है इसको समझने की ज़रूरत है। मसला ये नहीं है जो अपोजिशन वाले शोर मचा रहे हैं, मसला ये है कि इनको पता है आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में कराची का मेयर और हैदराबाद का इंशाल्लाह मेयर ये तो पीपल्स पार्टी का ही होगा, सक्खर का तो वैसे ही बनता है। तो इनको ये इशू है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा और हैदराबाद का भी मेयर पीपल्स पार्टी का इंशाल्लाह होगा। और हमने पावर्स दिए हैं। आज से अभी से आपके शो से आधा घंटा पहले चेयरमैन बिलावल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में किया और उन्होंने बताया कि ये बल्दियाती बिल जो हमने बिल पास करवाए इसके आप देखें कि फ़ायदे जो हैं ये आम पब्लिक तक, उनके डोर स्टेप तक कैसे पहुंचते हैं। ऐसा ऑर्डिनेंस जो है या ऐसा बिल जो है वो ना KPK ने पास किया, ना पंजाब ने किया है, ना बलूचिस्तान ने किया है, ये सिर्फ सिंध के अंदर है। आपका जो मेयर होगा, आपका मेयर के पावर्स जो हैं वो वही जो हमेशा MQM चाहती थी, जो कि वो MQM जो हमेशा रोती थी, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब ने मेहरबानी उनके ऊपर किया, उनको पावर्स दिए कि जी पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो ये जो मेयर कराची का होगा पुलिस भी इनके अंडर होगा और जो मेयर होगा लोकल गवर्नमेंट का UC लेवल तक का भी जो चेयरमैन होगा या जो नाजिम जो भी नाम उसका रखा जाएगा वो फाइनेंस इकट्ठा करेगा। UC लेवल में भी जो फाइनेंस मिलेंगे उसको उस मार्केट से वो यूनियन काउंसिल इकट्ठा करेगा, वो टाउन कमेटी इकट्ठा करेगा और खुद अपने इलाके में खर्च करेगा। गबोल तो साहब, ये अगर पावर्स इतना कौन से सूबे ने अच्छा दिए इतना कि अच्छा ये समझने बिल की जरूरत है। अगर इतना अच्छा बिल है, आप कह रहे हैं, मैं मान रही हूँ, आप सूबे में आपकी हुकूमत है, मैं आपको सिर्फ एक पीपल्स पार्टी नहीं देख रही हूँ, मैं आपको एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में देख रही हूँ। आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन फिर ऑपोजिशन इतना एहतजाज क्यों कर रही है? आप जो ट्रीटमेंट विफाक में अपने साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि विफाक में जो इमरान सरकार है वो ऑपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को साथ लेकर के चले, आप वो वाला सलूक सिंध असेंबली में क्यों नहीं कर रहे? आप सेट करें ना एग्जाम्पल। आप तो जमहूरियत के दिलदादा हैं, आप लोग तो लोगों को जमहूरियत का सही मतलब समझाते हैं, तो एक एग्जाम्पल सेट करें। देखिए हमें पता है कि वो किस लाइन पे चल रहे हैं, हमें पता है सिंध के अंदर, देखिए सिंध के अंदर आरटीएस के वजह से जो मेहरबानी कुछ दोस्तों ने की, PTI को 14 MNS के सीट दिए और तकरीबन 22 के करीब, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, MPS दिए। तो उनको जो है कुछ ना कुछ अपनी सियासत चलाना है। मुझे एक लीडर PTI का बता दें जो अवाम में इतना मकबूल हो कि वो एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता है, आप उसको वफाकी वजीर बना देते MNA बनाकर। तो जाहिर है फिर उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि उनको करना क्या है। उनको अपने घर के वोट नहीं मिलते, उनके घर वाले उनको वोट नहीं दें, वो MNA बन के फेडरल मिनिस्टर बन जाते हैं। तो देखें अवाम को अगर आप आज अपना चैनल लेकर चलें, मैं आपको दावत देता हूँ लियारी में आप आएँ और आप पब्लिक से पूछें। आप चले, आप लियारी को छोड़ें, कराची के किसी इलाके में जाके आप पूछें, पब्लिक जो इस PTI के को बदवाएं दे रही है इस महंगाई की वजह से, ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस तो एक हम अवाम तक, हमने कहा उनके डोर स्टेप तक पावर्स पहुंचाएंगे। अब इनको, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, इनको सिर्फ ऑपोजिशन ही करना है। हम उनसे क्या बात करें कि जो असेंबली में आपने देखा कल परसों इन्होंने असेंबली में गाली गलोच की है, इन्होंने जो है वहां पर पेपर फाड़ के स्पीकर की बेइज्जती की है, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हम फिर भी खामोश है। मैं पर्सनली समझता हूं क्योंकि मैं भी खुद डिप्टी स्पीकर रहा हूं। मैंने उस वक्त फारूक सत्तार साहब आज बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो मैं उनको ये वक्त याद दिलाना चाहता हूं फारूक सत्तार साहब को कि जब मैं स्पीकर था उस वक्त फारूक सत्तार साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे और ऑपोजिशन के अकेले मेंबर थे, बाकी सारे जेल में थे MQ वाले। तो वो आते थे और मैं उनको पूरा टाइम देता था असेंबली के अंदर कि वो बोलेंगे, और वो भी यही कहता था एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि अगर नबील गबोल चेयर पे बैठा होगा तो मैं हाउस में आऊँगा। तो बात यह है कि उनको समझने की ज़रूरत है। अभी तो ये भी मुझे नहीं पता फारूक सत्तार साहब कौन से पार्टी में, पता नहीं उन्होंने कोई नाम MQM के आगे कुछ एक और नाम लगा लिया है। तो ये सारे घबराहट के शिकार हैं और इनको सिर्फ खतरा ये है कि अगर हमने पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया, अगर हमने एजुटेशन इतने आसान नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे अलाउ कीजिएगा पूछना, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुलाकात की है जमात इस्लामी के अमीर से, उनका भी ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा स्टेक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी स्टेक है, फारूक सत्तार साहब का भी स्टेक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी स्टेक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कराची सर, यू नो
कराची के अंदर आपको यानी पीपल्स पार्टी को अवाम ने रद्द किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी सीट्स है, वो कराची जो कि खबर के मुताबिक, अखबार की खबर है, उस खबर के मुताबिक 1 अरब 25 करोड़ का जो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें से 1 अरब 16 करोड़ सिर्फ और सिर्फ कराची कमा करके देता है, जिससे ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान चलता है। सर उस कराची ने आपको रद्द किया, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सर, अगर ये इकट्ठे हो गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आज से 6 महीने पहले एक इलेक्शन हुए थे जिसमें फैसल वाडा की सीट पर पीटीआई फर्स्ट आई थी 2018 में आरटीएस की वजह से, और अभी जो है इलेक्शन में उसमें 6ठे नंबर आई और पीपल्स पार्टी जीती है। यही तो डर है, और उसी में मुस्तफ़ा कमाल 4थे नंबर पर आया। तो मुस्तफ़ा कमाल की तो मैं मुलाकातें चाहे वो हाफिज नईम से करे, चाहे वो मौलाना फजल रहमान से करे, देखें वोट बैंक को अपनी तरफ माइल करना ये कोई आसान काम नहीं है। आप काम करते हो इलाके में, आप डिलीवर करते हो, काम करके दिखाते हो, तब आपको वोट मिलता है। तो इन्होंने तो कोई काम किए नहीं। इन्होंने जब ये मेयर थे कराची के मुस्तफ़ा कमाल, तो ये मुशर्रफ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने वफाक से फंड दिया तो इन्होंने जो ये अंडरपास वास कुछ बनाए। हमें तो ना वफाक जो है वो ना फंड्स देती है, ना एनएफसी अवार्ड के बाद जो हमारा शहर है वो मिल रहा है। हम तो अपने टैक्स से जो है, हम अपने टैक्स से अपने जितने भी डेवलपमेंट के काम है कराची में करा रहे हैं। बेस्ट इस वक्त हॉस्पिटल जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स आप देख लें, अंडरपास देख लें, पुल देख लें, ये सारी चीज़ें हम अपने फंड से दे रहे हैं। हमें वफाक ने तो नहीं दिया। वफाक ने ये ग्रीन लाइन अभी बस जो दी है 22 बसें लाकर चलाया, और इन्होंने अब मैं तो 3-4 दिन से इस्लामाबाद में हूँ, मुझे तो अभी जाके देखना है कि ये बस चल भी रही है नहीं चल रही है। लेकिन बात ये है कि आप 1100 अरब का ऐलान करके कराची में चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और बाद में आप कहते हैं इस पे भी आप यू टर्न ले लेते हैं। आप अपने एमएनएस को फंड नहीं देते, आपके अपने एमएनएस रो रहे हैं, आपके अपने एमएनए हमसे ऐसा लग रहा है कि हमें पीपी का टिकट दो। ये तासुर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत सैटिस्फाइड है और इत्तेफाक करके बैठी हुई है कि भाई बहुत खुश है, उनको जितना भी स्टेक इस पाकिस्तान में मिला हुआ है वो है सिंध की सूरत में। इसलिए आप विफाक की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप लोग इमरान खान साहब की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप लोग पंजाब की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे जरदारी साहब पंजाब में आके बैठे, लाहौर में बैठे, और लाहौर में बैठ करके लंदन में बैठे नवाज शरीफ को ललकार रहे हैं, और जो 33,000 NA 133 में आप लोग को वोट्स मिले, आप उसको शिकस्त के सूरत में नहीं, उसको अपनी जीत समझ रहे हैं। इन रिटर्न PMLN ये समझ रही है कि आप हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, आप अगर विफाक में इस्तीफे नहीं देंगे तो हुकूमत बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो आप तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ नून लीग के अगेंस्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नून लीग तो सिर्फ बातें करती है। अगर नून लीग इतनी सीरियस है, मैं पार्टी का सिर्फ एक कारकुन हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कह सकता हूँ, आप इस्तीफा दें पंजाब असेंबली से, आप वफाक से इस्तीफा दें, हम आपका साथ देते हैं। आप चले इस्तीफा भी नहीं दें, आप अगर अपने वोट बैंक हमें दें, ये जो आपके सीट्स हैं पंजाब असेंबली में जो वोट है आपका, आप हमारे साथ मिलकर आए, हम पंजाब की हुकूमत को गिरा के आपको बताएंगे। अगर हालांकि हमारे पास सिर्फ 8 से 10 सीटें हैं, आपके पास तो 100 से ऊपर है, हम आपको करके दिखा सकते हैं। आप लोगों को सियासत नहीं आता है, आप लोगों ने कभी भी देखे। आप मुस्लिम लीग के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुस्लिम लीग ने जो जिस नर्सरी में वो पले हैं, जिस तरीके से वो चीफ मिनिस्टर बने, दुनिया जानती है। आज उनके साथ वही हो रहा है जिससे वो गुजर चुके हैं। तो अगर मुझे एक चीज़ बताए, 6,000 वोट से 32,000 वोट लाहौर में मिला, तो हमारा ज़रा मोरल हाई हुआ है। अब इलेक्शन हो रहा है, ये नबील साहब, आप ये आखिरी सवाल करोगे सर, आखिरी सवाल, ये जो आप ये जो कह रहे हैं ना आपका मोरल हाई हुआ है, और जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़े खुश हो रहे थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो NA 133 में आपको जितने भी वोट मिले हैं 32-33,000, ये जमहूरियत के लिए खतरा है। सर फाइनल क्वेश्चन, क्या आप किसी ऐसे प्लान का हिस्सा बन चुके हैं जो कि जमहूरियत के खिलाफ है? सर, आर यू अ पार्ट ऑफ एनी सच प्लान? शायद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ मीटिंगें की हैं और उनकी बातों से और उनके मीटिंगों के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो ये उन मीटिंगों का नतीजा है। तो हमें जमहूरियत के लिए ख़तरा कह रहे हैं, तो और वो ख़ुद जो है वो पार्ट बन रहे हैं। हम भी जानते हैं किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को प्लेन में बिठा के रुखसत किया गया, किससे रुखसत किया, किस
डील के तहत वो बाहर गए हैं। आप हम अपना सियासत करें। पंजाब में आपको हमसे खतरा है, हम जानते हैं आपको हमसे खतरा है, आपको पीटीआई से खतरा नहीं है। हमारा अगला जो इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होगा पंजाब में, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून होगा। हमें पीटीआई तो कहीं नजर नहीं आ रहा है अगले इलेक्शन में। तो इसलिए उनको ये खतरा नजर आ कि जी किस तरीके से लाहौर जो कि उनका गढ़ है, वहां पर 5,000 से वोट 32,000 किस तरह हो गए। तो मैं समझता हूं कि लोग भी समझ रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि चेयरमैन आपने ये नहीं बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मीटिंग किससे की है, और बाकी आपने बहुत सी बातें मुझे बता दी हैं। मुझे ये बता दीजिए ताकि मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूं और आपका शुक्रिया अदा करूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये जो बयान दिया है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, वो नवाज शरीफ साहब के अप्रूवल से और नवाज शरीफ साहब के कहने पर ये बयान दिया है। और ये क्योंकि कुछ लोग मरियम नवाज साहबा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो ये बात अब मनवा लिया गया है नवाज शरीफ साहब से कि वो ऐलान करें कि अगला वजीर आजम मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट जो होगा वो शहबाज शरीफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी नबील गबूल साहब आज के लिए पार्टिसिपेशन के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स जिनके सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। हमें ऑपोजिशन लीडर सिंध के ज्वाइन करेंगे हलीम आदिल शेख साहब इस छोटे से ब्रेक के बाद, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको बल्दियाती निज़ाम पे मसला क्या है जो सिंध के अंदर इतने सरापा एहतजाज है। एक ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है प्रोग्राम के पहले हिस्से में मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, दूसरे हिस्से में नबील गबूल साहब ने, और अब हम हुकूमत से बात करने वाले हलीम आदिल शेख साहब, अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली के अंदर। उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। जो मेजर कंसर्न है हम सब लोगों का, एंड ऑफ कोर्स इस टाइम के ऊपर सिंध की हुकूमत का भी, जिस तरह मुराद अली शाह साहब का भी रिएक्शन आया, अभी नबील गबूल साहब भी थे, कि भाई आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो बल्दियाती निज़ाम का जो बिल है जो कि पास हुआ है, जो मंजूर हुआ है, इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है। हलीम आदिल शेख साहब आप हैं मेरे साथ? चलिए जी, जैसे उनसे राब्ता होता है बिल्कुल हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस टाइम पर हुकूमत में है सिंध में, उनका बिल्कुल ये मानना है कि सबसे बेस्ट बल्दियाती निज़ाम जो है वो मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन होगा। इसके अंदर ना सिर्फ मेयर के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात होंगे, ना सिर्फ फंड इकट्ठे करने के उनके पास इख्तियारात होंगे, बल्कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी जो मेयर है वो डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास ज़्यादा पावर्स अथॉरिटी होगी। इस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को लेकर के सीरियस नजर आई कि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब से थोड़ी देर पहले आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से उनकी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही जामे किस्म का बल्दियाती जो बिल है उसको मंजूर कराया। लेकिन इसके बावजूद ऑपोजिशन जो है वो सरापा एहतजाज नजर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि ऑपोजिशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है प्रिडोमिनेंटली, वो सिर्फ सियासत जो है कर रही है और वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रही है। हलीम आदिल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, प्रॉब्लम क्या है आपको? ये जो बल्दियाती निज़ाम का बिल आया है, आप लोग सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की माने, अगर नबील गबूल साहब की माने, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माने, तो देखिए जी, तनकीद बराए तनकीद तब हम करें जब कोई वजह शामिल ना। सूरत हाल ये है, ये जो सबसे पहले ये तरामीम की बात हो रही है, तरमीमी बिल की बात हो रही है, वो तो छोटी है। असल इशू है 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, वही आइन के बरखिलाफ है, 100% आइन के बरखिलाफ है। और उसकी कई शिकें ऐसी हैं जो कि आइन के आर्टिकल 240, आर्टिकल 32, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के खिलाफ है। देखिए, इन्होंने, और आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा होता है कि आज लोग कहते हैं कि डिक्टेटर का जो एक्ट था वो ज्यादा बेहतर था। इसके बाद तमाम इख्तियार इन्होंने SPCA, आज अगर कराची कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, मसला टावर जैसे 700-800 टावर और बन गए, तो इसलिए चूंकि सिस्टम के पास है, सरदारी सिस्टम के पास, और सूरत हाल ये कि इसमें इन तरामीम में तमाम वो जो आर्टिकल 140A जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स डिवॉल्व करने को कहता है। डिवॉल्व मीन्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना, मतलब मरकज से सूबा, सूबा से थर्ड ईयर तक जाने को डिवॉल्व कहता है, डेवोल्यूशन कहता है। ये आर्टिकल 140A की हर सूरत में खिलाफ वर्जी है और ये सिर्फ चंद उसमें लीपा पोती करके उसको पास कराना चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ
तरामीम नहीं, हम तो कहते हैं 2013 का एक्ट ही इस काबिल नहीं है कि जिसके तहत कोई बेहतरी आ सकती है, और वो आप देख रहे हैं 2013 के बाद हमारा शहर गंदे से गंदा तरीन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आप आज के लिए, आपके वक्त के लिए। आज के लिए तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे विद न्यू पैनलिस्ट एंड ऑफ कोर्स विद न्यू टॉपिक्स। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।